नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की बड़ी खबरों पर। ऋषुश्री मामले को लेकर एसवीयू की बड़ी कार्रवाई के बाद सियासत हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर पटना में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बिहार सरकार के भू राजस्व विभाग आज से चला रहा है महाअभियान। कोचिंग विवाद में गिरफ्तार छात्र नेता रोशन आनंद को लेकर पटना में छात्र उतरे सड़क पर। बिहार के प्रशासनिक गलियाराओं से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और महाब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। पटना में बहुचर्चित ऋषुश्री टेंडर घोटाले को लेकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एसवीयू की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करते हुए 3 बेहद रसूखदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पहला बड़ा नाम सीनियर आईएएस अधिकारी मुमु कृषु चौधरी का, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके साथ ही भ्रष्टाचार के इस सिंडिकेट में शामिल भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास और नगर विकास विभाग में तैनात इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को भी विजिलेंस की टीम ने घर दबोचा है। ये कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारियों तक ही सीमित नहीं है। एसवीयू की इस ताबड़तोड़ छापेमारी में अब तक 11 करोड़ रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद हो चुकी है। नोटों का यह पहाड़ देखकर खुद अधिकारी भी हैरान हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे घोटाले के तार और ऊपर तक जुड़े होने की आशंका है। जांच की आज अब एक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस तक पहुंच चुकी है। खबर मिल रही है कि संजीव हंस के ठिकानों पर भी एसवीयू की दबिश लगातार जारी है और वहां भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। विशेष निगरानी जो अदालत है वहाँ के लिए यहाँ से निकल रही है। एसडीओ कार्यालय से ये टीम जो है वो निकल रही है और इस टीम जो है अधिकारी है वो लीड कर रहे हैं। और अब इन तीनों आरोपियों को लेकर जो टीम है विशेष निगरानी टीम है वो विशेष निगरानी जायसवाल, विकास झा, साकेत कुमार, ये वो इनाम है जिनकी गिरफ्तारी जो है वो तो देखिए ये यहाँ पे जो है उमेश कुमार सिंह को लेकर निकली है और अब इन सदियों को जो है पोस्ट तब्दील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और फिलहाल इन तीनों को लेकर यहाँ पे और तारिणी दास जो है वो कागज से अपना चेहरा छुपाए हुए बिहार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब धरातल पर कड़ा प्रहार कर रही है। चर्चित ऋषुश्री मामले में विशेष सतर्कता इकाई यानी एसवीयू की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद बिहार के सियासी गलियाराओं में जबरदस्त उबाल आ गया है। इस कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच जेडीयू ने भ्रष्ट तंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने आज पटना में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और उनके आकाओं की धज्जियां उड़ा दी। नीरज कुमार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुमुक्ष चौधरी जैसे नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से पैसा ठगने का आर्थिक धंधा चला रहे थे। उन्होंने भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार और कार्यपालक अभियंता इंजीनियर तारिणी दास का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। नीरज कुमार ने सरकार के सख्त रुख को साफ करते हुए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बयानों को दोहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब भ्रष्टाचारियों के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं बची है। जेडीयू ने मांग की है कि इन तमाम भ्रष्ट अफसरों और सफेद पोशों की पूरी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाए और इन्हें सलाखों के पीछे सराया जाए।
इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने एक बेहद कड़ा और भावुक बयान देते हुए कहा कि इन भ्रष्ट लोगों की जमीनों और संपत्तियों को बेचकर जो पैसा आए उससे दलित समाज के बच्चों के लिए आधुनिक छात्रावास और धर्मशालाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन सब भ्रष्टाचारियों का तो आर्थिक रूप से पिंडदान कर देना चाहिए। इन्होंने बिहार के युवाओं और सरकारी खजाने को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है, इसलिए इन पर मुकम्मल और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको सुनाते हैं उनका ये पूरा बयान। नौकरी के नाम पर आर्थिक धंधा करता था। विशेष निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया है। मुमुक्ष चौधरी नाम मुमुक्ष है, इनको पैसा लेने से मोक्ष मिलता था। भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता, तारिणी दास दलित जीवन की चुनौती से जूझे और दलित के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने वाला, घर से 8.5 करोड़ रुपया बरामद होता है, अवधि विस्तार होता है। ये गुनाहगार लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति आपने अपनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वह रोड मैप बनाया है। इन भ्रष्टाचारियों का संपत्ति तो जब्त हुई, शिलालेख पर लिखा जाना चाहिए कि इस कारण से इसका संपत्ति जब्त हुआ और वहां पर तारनी दास के जमीन पर वहां दलित का छात्रावास खुले, तब इन आर्थिक महापापियों का चेहरा उजागर होगा। उमेश कुमार सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, हम 10 रुपया महीना में इंजीनियर बना रहे हैं। इसकी संपत्ति पर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों का छात्रावास बनाइए। मुमुक्ष चौधरी, इनका गया में फल्गु के नदी पर इनका संपत्ति बेच करके वहां संपत्ति खरीदिए, सरकार संपत्ति खरीदे और वहीं धर्मशाला बना दीजिए पिंडदान करने वालों का, तब नाम के अनुरूप इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। और जितना जल्द हो न्यायपालिका से भी अनुरोध करना चाहिए कि सारी सक्षम प्रक्रिया पूरी करके इस पर मुकम्मल कार्रवाई हो। ये गुनाहगार लोग हैं। ये आर्थिक क्षेत्र में जो पाप किया है, यह बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन का दानव है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई अविलंब पूरी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दर्शकों, भारतीय राजनीति के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब देश में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4,398 दिन यानी करीब 12 साल 14 दिन प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 4,399वां दिन पूरा हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिना एक दिन अवकाश लिए राष्ट्र और उनके नागरिकों की अथक सेवा की है। खुद पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास और आशीर्वाद का परिणाम बताया है। लेकिन दर्शकों, यह सफर सिर्फ दिनों की गिनती का नहीं है। अगर हम इस दूसरी रिपोर्ट पर नजर डालें तो हमें समझ आता है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी आधुनिक भाजपा के शिल्पकार बन उभरे हैं। 21वीं सदी की भाजपा को एक कुशल प्रशासक और मजबूत नेतृत्व देने के पीछे पीएम मोदी की संगठनात्मक क्षमता रही है। याद कीजिए साल 2014 जब वह गुजरात मॉडल का नैरेटिव लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उतर आए थे। उन्होंने न केवल संगठन को नई गति दी बल्कि तकनीक, युवाओं की भागीदारी और देश के हर कोने में भाजपा के विस्तार को सुनिश्चित किया। गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में कहें तो मोदी जी के इसी दृष्टिकोण का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी
विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में शीर्ष पर खड़ी है। इन 12 सालों के कार्यकाल में सरकार ने देश को नई दिशा देने वाले कई साहसिक फैसले लिए हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, 3 तलाक पर रोक लगाना हो या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं हों। इसके अलावा 3 बड़े स्तंभों ने इस सरकार की रीढ़ को मजबूत किया है। वित्तीय समावेश, जनधन खातों के जरिए करोड़ों गरीब को सीधे उनके बैंक खातों में हक दिलाना, स्वच्छ भारत मिशन, साल 2014 में शुरू हुआ वो आंदोलन जिसने देश के ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई और नागरिकों का व्यवहार बदला, विमुद्रीकरण और डिजिटल क्रांति, काले धन और जाली नोटों पर प्रहार के साथ देश में डिजिटल भुगतान और यूपीआई की एक ऐसी नींव रखी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जाहिर है, नेहरू जी के 1992 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर आज 2026 के इस दौर तक भारत की सियासत ने कई करवटें बदली है, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह 4399 दिनों का सफर भारतीय राजनीति में एक नए युग की तस्दीक करता है। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद और दफ्तरों के चक्कर काटना आम जनता के लिए हमेशा से बड़ा सिरदर्दी रहा है, लेकिन अब सम्राट सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस ली है। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आज से राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर रहा है। आज यानी 10 जून से शुरू हुआ यह महाअभियान आगामी 17 जून तक लगातार चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन म्यूटेशन, दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे उलझे हुए मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाना है, ताकि आम जनता को अंचल कार्यालयों की दौड़ न लगानी पड़े। आपको बता दें कि विभाग का यह प्रयास कोई नया नहीं है, बल्कि इससे पहले चलाए गए अभियान के सत्र में 46 लाख से अधिक लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी, जिन पर तेजी से काम हुआ था। अब उसी सफलता को दोहराने के लिए विभाग एक बार फिर से महाअभियान के साथ जनता के बीच है। जब से सूबे में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है, तब से भूमि सुधार विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। विभाग के कड़े रुख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काम में लापरवाही बरतने वाले और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और अचल अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ निलंबन और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी पूरी ईमानदारी से जनता का काम करेंगे, विभाग उन्हें सम्मानित भी करेगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राज्य की जनता से अपील की है कि वे 17 जून तक चलने वाले महाअभियान का हिस्सा बने और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। इस महाअभियान के रोड मैप और अफसरों को दी गई बड़ी चेतावनी पर क्या कुछ कहना है मंत्री दिलीप जायसवाल का, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। जैसा कि हमारे विभाग के सचिव और मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत तौर पे बताया कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक
ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया गया था और इस दौरान सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छुटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन करने का, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जो राज्य के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। और इस अगले चरण में हम सभी आवेदन की स्कैनिंग, संबंधित पोर्टल पर अपलोडिंग का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं और अब इस अभियान को चलाकर समयबद्ध निष्पादन की कार्रवाई भी हम पूरा करने जा रहे हैं। विभाग के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे और 31 मार्च 2026 तक आवेदनों का निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके साथ साथ मात्र 26.43% आवेदन ही संबंधित पोर्टल पर अपलोड किए गए और इसके बाद गंभीर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस महाअभियान के लिए मुख्य सचिव महोदय से हम लोगों ने आपस में बातचीत किया और इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि बताए मुख्य सचिव जी ने कि एग्री स्टैक को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्व विभाग के अंदर पदाधिकारी और कर्मचारी हड़ताल से लौटने के बाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 1 महीना मंत्री परिषद और मंत्री में आने पर हमने जो प्रयास किया है वो सभी मीडिया के सामने है। लगातार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी, कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और वहीं पर जो अच्छे काम ऑफिसर कर रहे हैं उनका भी हम रैंकिंग तैयार करके उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे उनको विभाग सम्मानित करने का भी काम करेगा और इसी बीच हमने फैसला लिया है कि जब तक मेरा ये महाअभियान 17 जून तक चलेगा और तब तक किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभाग में नहीं किया जाएगा, जिससे कि हमारा अभियान में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम रैयत तक सूचना देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि 11 जून से 17 जून तक चल रहे विशेष अभियान का फायदा उठाएं और विशेष करके जो पीएम किसान हैं वो अपने कागजात को हमारे राजस्व विभाग के माध्यम से एग्री स्टैक में जोड़ने का काम करें। ये मेरा आह्वान है और आप सभी से भी आह्वान है कि आप इस संदेश को अपने मीडिया के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नहीं, टोटल लंबित नहीं है। मैंने कहा कि पिछले वर्ष जो महाअभियान चलाया गया था उस समय 46 लाख आवेदन आए थे, तो किसी जिला ने 70% कर लिया, किसी ने 68% कर लिया, किसी ने 72% कर लिया, किसी ने 49% कर लिया, तो कहीं कहीं पर तो 100% भी स्कैनिंग का काम हो चुका है हमारा। तो ये आवेदन इतना मिला था, लेकिन अभी के परिस्थिति में एवरेज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 70% काम और स्कैनिंग का काम तो उससे भी ज्यादा हम लोगों ने 82% काम कर लिया है। बचे हुए काम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। फिर भी आपके अंदर जो ये सवाल आया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बैठ करके कुछ सोच तो रहे थे इस बात को लेकर के। धन्यवाद। हाँ जी, ये मैं डेली 3 जिला का समीक्षा करता हूं और 3 जिला का समीक्षा में कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, वहां के डीसीएलआर और अंचल अधिकारी रहते हैं और प्रत्येक दिन 3 जिला का समीक्षा करके हम लोग एक डाटा उनको दिखाते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं। उनको पता भी चलता है कि हम महाअभियान के कितने मामले का निष्पादन कर चुके हैं। तो वो डिटेल डाटा भी अभी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, आपके ग्रुप में, मीडिया ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। मैंने अभी बताया, बहुत विस्तृत तौर पे बताया कि 82% हमारा स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है और उसी तरह अलग अलग जिला का जो है एवरेज है कि अलग अलग जिला में अलग अलग मामला, म्यूटेशन का, परिमार्जन का, अलग अलग जिला का डाटा अलग अलग है।
जो डाटा मैं या तो कहेंगे तो जिलावार या प्रदेश का, उसको मैं अभी 1-1.5 घंटे में मीडिया पर, जो हमारा मीडिया ग्रुप है, उसमें डाल दूंगा। बेहतर पोजीशन में जिला रैंकिंग 1 में कौन है? बांका रैंकिंग 1 में बांका है। पश्चिम चंपारण है शायद नीचे सबसे। मैं एक बार उसको भी डिटेल आपको दे देता हूं। रैंकिंग है बना हुआ, सभी जिला का रैंकिंग बना हुआ है। धन्यवाद आप लोगों को। बिहार की राजधानी पटना, जो शिक्षा का बड़ा हब है, वह आज अचानक छात्रों के भारी आक्रोश और प्रदर्शन का गवाह बन गया है। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर और छात्र नेता रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। रोशन आनंद की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में छात्र उतर आए हैं। पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू हुआ यह आक्रोश मार्च कारगिल चौक की तरफ बढ़ा, जहां छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदर्शनकारी छात्राओं का साफ तौर पर आरोप है कि रोशन आनंद को इस पूरे कोचिंग विवाद में पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद तरीके से फंसाया गया है। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और असली सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बल और बजर वाहनों की तैनाती कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद छात्राओं ने सड़क पर ही बैठकर अपनी मांगों को लेकर हुंकार मचा दी। सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारी छात्राओं का क्या कहना है और वो सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। सरकार की ये टोटली साजिश है। देखा जाए तो एक कोचिंग संस्थान ही है जो पेपर लीक पे देश भर से, पूरे भारतवर्ष से जो भी शिक्षक हैं वो पेपर लीक के सवालों पे आके आंदोलन करते हैं और आंदोलनकारी छात्र जो है आंदोलन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार जानती है कि ये कोचिंग संस्थान ही है जो पढ़ाते हैं और बच्चों को सुधारते हैं और उनको पूरा ज्ञान देने का काम करते हैं और यहीं से बच्चे जागरूक होते हैं, पूरी व्यवस्था को समझते हैं। तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है, ये जो बंदूकबारी हुई है, गोलीबाजी हुई है, इसी को आपस में लड़ाने का काम करके गिरफ्तार करके और एक तरीके से ये जो कोचिंग संस्थान है उन पे धब्बा बोल रही है, उनको खत्म करने का काम कर रही है। क्योंकि ये शिक्षक रहेंगे तो ये छात्र भी रहेंगे और पढ़ते लिखते रहेंगे, तो उसको खत्म करने की प्रॉपर ढंग से सरकार की ये साजिश है। हम आज रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति के तहत जो रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। एक तरफ का जांच करके एक तरफ की बातें सुनकर किसी सर को गिरफ्तार करना ये बिल्कुल गलत है। जिस सर को दरोगा की फैक्ट्री कहा जाता है, उस सर को अरेस्ट करके इतने दिनों से जेल में बंद करना ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। जब गोली उन्होंने चलवाई ही नहीं तो उन्हें किस बिना पर अरेस्ट किया गया, हमारी यह मांग है। और उनके जितने भी बच्चे हैं जो दरोगा पीटी में इसकी तैयारी करते हैं और साथ साथ इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी सामने पड़े हैं, तो उनकी तैयारी और उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। हमारी यह मांग है कि सरकार जो है वो अपनी निकम्मी रवैया को छोड़े और बार बार प्रशासन के दम पर जो बच्चों के साथ दमन करता है, शिक्षकों के साथ जो दमन करता है, उसको बंद करे और अविलंब रोशन सर को रिहा करे। आज रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति जो तमाम पटना विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र का संगठन है, उसके द्वारा पटना के जो चर्चित शिक्षक है ज्ञान बिंदु एकेडमी के मालिक रोशन सर पे पिछले दिनों गोली चलाने के झूठी आरोप में मुकदमा करके सरकार के और पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल भेज दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जब आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो छोटी मोटी लड़ाई, गार्ड के आपसी लड़ाई में आप इतना बड़ा शिक्षक को जेल भेजवा दिए। और जो लोग जेल भेजवाए हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये क्या छात्र हित में कहीं है? जो भी लड़ाई हुई थी तो उसको समझौता किया जा सकता है। आज रोशन आनंद बीमार है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, वो उसको जेल में बंद कर दिया गया है। उनके यहाँ जो 20,000 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, आज वो छात्र में रोड पे भटक रहे हैं। कई बच्चों का मेंस का इंटरव्यू है दरोगा वाला, कई जो कोचिंग संस्थान में तैयारी करते हैं उसका एग्जाम है, उसका जिम्मेदार और भरपाई क्यों करेगा? क्यों एक पक्ष की बात सुनी जाती है, यहाँ दूसरे पक्ष को दबाया जाता है? आखिर तो गलती रोशन आनंद की नहीं थी, गोली किसने चलाया उसकी प्रशासन ने जांच किया, आखिर क्यों दूसरा पक्ष अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं?
हम लोगों की मांग है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जो उनके यहाँ बच्चे पढ़ते थे, जीएस पढ़ते थे, रेलवे, एसएससी, दरोगा का एग्जाम है, रोशन आनंद को अविलंब रिहा किया जाए। अगर रोशन आनंद को अविलंब रिहा नहीं किया जाता है, हम लोग पूरा पटना के चक्का जाम करेंगे आने वाले दिनों में। नीरज यादव, रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति।